नमस्कार दोस्तों। आपको जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन का, तो उसकी जो दो टाइप हैं वे हमारी हो चुकी है। जैसे नरेशन की जो फर्स्ट टाइप है एसर्टिव और फिर जो सेकंड टाइप है इंटेरोगेटिव। तो आज हम उसकी जो थर्ड टाइप है वो आपको करवाएंगे। तो अगर जिन्होंने जो पिछली जो दो वीडियोस हैं जो डाली गई हैं नरेशन से संबंधित है, वो जिसने नहीं देखी है तो वो उसको देख सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रमित said to विवेक। रमित said to विवेक। रमित said to विवेक, do not disturb। रमित said to विवेक, do not disturb me। रमित said to विवेक, do not disturb me। तो प्यारे बच्चों, इसमें इस सेंटेंस को देखिए। इसमें क्या है, आपको यहां पर डू नोट दिखाई दे रहा है। इस जगह आपको यहां पर डू नोट दिखाई दे रहा है और लास्ट में आपको यहां पर फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है। तो अगर सेंटेंस में आपको जैसे भी डू नोट है, डू नोट दिखाई दे जाए, या आपको नेवर डू नोट दिखाई दे जाए, आपको नेवर दिखाई दे जाए, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हैं जैसे डू नोट और नेवर के अलावा, जैसे आपको भाई यहां पर काइंडली दिखाई दे जाए, काइंडली, आपको प्लीज दिखाई दे जाए, प्लीज, काइंडली, प्लीज। प्लीज के अलावा जैसे भाई कुछ और वर्ड हैं, जैसे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर दिखाई दे जाए। वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपको डू नोट दिखाई देता है, नेवर दिखाई देता है, काइंडली, प्लीज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई देती है, तो आपने क्या समझ लेना है, ये जो टाइप है ये हमारी इंपेरेटिव टाइप है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे भी आपका लेट आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेट आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बताएंगी ये टाइप कौन सी है। ये टाइप आपकी कौन सी है? इंपेरेटिव टाइप है। कौन सी टाइप है? इंपेरेटिव आपकी टाइप है। तो इंपेरेटिव टाइप में आपने क्या करना है, ये टाइप आपकी इंपेरेटिव। किससे पता चला भाई? जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको डू नोट दिखाई देता है वाक्य की स्टार्टिंग में, आपको नेवर दिखाई देता है, आपको काइंडली दिखाई देता है, प्लीज दिखाई देता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है, या आपको वाक्य की स्टार्टिंग में लेट दिखाई देता है। जो ये सेकंड भाग है ये डू नोट से लेकर के और मी तक, ये जो सेकंड भाग है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो सेकंड भाग है इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो ये फर्स्ट भाग है इसको क्या कहते हैं? इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब देखिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे अगर डू नोट और नेवर दे रखे हो ना, डू नोट और नेवर हो तो उसको चेंज करना होता है भाई, इनके अनुसार सेड या सेड टू को चेंज करना होता है। यानी ये आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको आपको चेंज करना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे भी अगर आपको ये चीजें भी बता रही हैं, किसके बारे में बता रही हैं? ये चीजें इंपेरेटिव टाइप के बारे में बता रही हैं। अब आपको बताते हैं भी चेंज कैसे करना होता है। मान लो सैड या सैड टू, सैड या सैड टू। अगर आपको लगता है भी वाक्य में कोई मनाही की गई है, जैसे डू नोट और नेवर से क्या होता है? मनाही होती है। डू नोट और नेवर के द्वारा क्या करते हैं भाई? मनाही की जाती है। तो जो मनाही कर रखी है भाई ये काम आपने नहीं करना है, वहां नहीं जाना है भाई, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं बैठना है, यानी हर जगह पर भाई आपको नसीहत दी जाती है भाई क्या काम आपने काम को कैसे करना है। तो मनाही की जाती है भाई आपने उस तार को टच नहीं करना है। भाई मान लो इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, आप उसको टच करोगे तो हमें पता है करंट लग सकता है, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो आपने डू नोट और जो नेवर दे रखा है इसके द्वारा क्या होती है? मनाही होती है। तो मनाही वाले वाक्य में सैड या सैड टू को आपने चेंज किसमें करना होता है? फॉरबेड में चेंज करना होता है। किसमें चेंज करना होता है?
फोरबिड। तो ये फोरबिड वर्ड है, यानी फोरबिड से बना है, फोरबिड यानी मना करना, फोरबिड फोरबिड फोरबिडन। तो अब ये सेड या सेड टू को किसमें चेंज कर दिया भाई, मनाही के लिए क्या करते हैं, फोरबिड में। मनाही के लिए किसमें यूज करते हैं, मनाही के लिए सेड या सेड टू को किसमें यूज करते हैं भाई, मनाही के लिए फोरबिड में हम इसको चेंज करते हैं। अगर आपको लगता है भाई सेड या सेड टू को फिर किसमें चेंज कर सकते हैं, अगर तुम्हें लगता है भाई कोई सलाह दे रखी है, भाई माँ बाप कहते हैं भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, समझ गए ना, भाई माँ बाप कहते हैं आपको ये काम करना चाहिए, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको भाई कितने समय तक पढ़ना चाहिए, आपको सैर के लिए जाना चाहिए, इस तरह के जो वर्ड है जिससे पता चलता है कि कौन सा काम हमारे लिए करना उचित है। तो माँ बाप जो कहते हैं, टीचर जो कहता है, या कोई भी भला आदमी जो बातें कहता है, ये काम आपको ऐसे करना चाहिए, तो उसकी सलाह है। तो सलाह के लिए सेड या सेड टू किसमें बदलेंगे, एडवाइज में। किसमें बदलेंगे, एडवाइज में आप इसको चेंज करेंगे, सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे, एडवाइज में आप इसको चेंज करेंगे। उसके बाद भाई आपको लगता है कि भाई ये सलाह नहीं है, आपको क्या है, अभी कोई सिंपल स्टेटमेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि जो वाक्य है वो बिल्कुल सिंपल हो, यानी कोई सामान्य कथन हो सकता है। तो सिंपल स्टेटमेंट में सिंपल सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, भाई सेड या सेड टू को सिंपल स्टेटमेंट में कैसे चेंज करते हैं, भाई मान लो जिसमें आपको ये नहीं पता चल रहा भी आदेश है या नहीं है, यानी कोई भी सामान्य कथन हो सकता है जिसमें आपको नहीं पता चलता, तो उसमें सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में आप बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में आप बदल देंगे। भाई आपको लगता है भी कोई भी सलाह नहीं दे रखी है, कोई मनाही नहीं कर रखी है, तो सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में आप बदल देंगे। फिर आपको लगता है भाई यहाँ पर तो कोई रिक्वेस्ट कर रखी है, यहाँ पर क्या कर रखी है, कोई रिक्वेस्ट कर रखी है। रिक्वेस्ट के लिए कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे जो दोनों वर्ड हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, ये रिक्वेस्ट को दिखाते हैं, ठीक है। और जो नेवर है और ये जो डू नॉट है, ये दोनों किसको दिखाते हैं भाई, मनाही को दिखाते हैं, ये मनाही के लिए यूज करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमें टेंस इसका टाइप का पता चलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपेरेटिव टाइप है, इसका हमें पता चलता है। लेट के द्वारा भी, लेट परमिशन के लिए यूज होता है। लेट किसके लिए यूज होता है, परमिशन के लिए हम लेट को यूज करते हैं। अब आपको पता चल गया भाई, मान लो किसी वाक्य में रिक्वेस्ट कर रखी है, तो सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। सेड या सेड टू किसमें बदला जाएगा, रिक्वेस्टेड में। आपको लगता है कोई बेगर है, भाई भीख मांग रहा है, बेगर जो भिखारी है वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, तो सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे, बेग्ड में बदल देंगे। सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे, बेग्ड में। फिर आपको लगता है भाई भीख मांगने के अलावा भाई कोई आदेश, अभी कोई फौजी आदेश है, भाई जो सेना का अफसर है वो क्या करता है, वो आदेश दे सकता है। तो सेना जो अफसर है वो किसको आदेश देगा, भाई अपने जो सैनिक है उनको आदेश देगा। जैसे टीचर है वो भी बच्चों को आदेश देगा, जो स्टूडेंट्स है उसके जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को आदेश देंगे। यानी कोई भी अगर आपको लगता है भाई इस काम को करो, तो कोई आदेश दे रखा है, तो आदेश को आप, इस फौजी आदेश है उसको कमांडेड में बदलेंगे। कमांडेड जो वर्ड है, या भाई इसको आप ऑर्डर में भी बदल सकते हो, ऑर्डर्ड। कोई फौजी आदेश है या कोई भी आदेश है उसको भाई सिंपल आदेश है, सिंपल के लिए आप इसको यूज करेंगे भाई, ऑर्डर्ड वर्ड का यूज कर देंगे। और कोई आर्मी का कोई ऑर्डर है, तो आर्मी का क्या है, कोई आर्मी का क्या कोई ऑर्डर है, आर्मी ऑर्डर। तो आर्मी ऑर्डर में आप किसमें बदल देंगे, कमांडेड में आप इसको बदल देंगे। तो ये क्या है, ये ऑर्डर से संबंधित है। मैंने आपको बता दिया भाई कोई मनाही कर रखी है, तो सेड या सेड टू को फोरबिड में बदल देंगे। आपको लगता है भाई कोई सलाह दे रखी है, तो सेड या सेड टू को एडवाइज में बदल देंगे। आपको लगता है भाई कोई सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें आदेश भी नहीं है, तो उसमें सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। तुम्हें लगता है कोई रिक्वेस्ट कर रखी है, कोई प्रार्थना कर रखी है, अभी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आया हुआ है, तो आप इसको किसमें बदल देंगे, आप इसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। कोई भी भिखारी है वो भीख मांग रहा है, तो उसमें आप इसको बैग में बदल देंगे। इसके अलावा कोई भी फौजी आदेश है या कोई सिंपल आदेश है, तो उसमें सेड या सेड टू को कमांडेड या ऑर्डर में बदल देंगे। इसके अलावा भाई जैसे सेना का आदेश होता है, तो इस तरह के जो वर्ड है, अगर आपको ये चीजें आपको दिखाई देती हैं, तो आपने समझ लेना है जो लेट है, लेट वर्ड का यूज जो है परमिशन के लिए होता है।
तो लेट वाले वाक्य में हम सेड या सेट को कैसे चेंज करते हैं? मान लो भी लेट दे रखा है, अगर आपको लगता है भी लेट के साथ में जैसे अस भी आया हुआ है, मान लो लेट के साथ लेट अस भी आया हुआ है, तो लेट अस को हम कैसे चेंज करते हैं? तो लेट अस में अगर आपको लगता है भाई लेट अस वाला वाक्य है या लेट वाला वाक्य है, पहले मैं लेट वाले वाक्य के बारे में बताता हूं। भाई सेंटेंस में क्या दे रखा है? मान लो सेंटेंस में क्या दे रखा है? लेट दे रखा है। तो लेट वाले वाक्य में आप क्या करेंगे? जो सेड या सेड टू है, अगर आपको लगता है भाई कोई भाई परमिशन है, तो परमिशन के लिए भाई कोई भी परमिशन मांगी गई है, कोई रिक्वेस्ट की गई है, तो लेट को इसी तरह से बदलेंगे जैसे ये कर रखा है। जैसे ये चीजें लिख रखी है, जैसे फोरबिड है, एडवाइड है, आर्ट है, रिक्वेस्टेड है, बैग्ड है, कमांडेड है, तो ये सारी चीजें वैसे की सेम ही रहेंगी, तो इसको चेंज नहीं करते। यानी इनमें से ही किसी वर्ड का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तो सेंटेंस के अनुसार हम इस चीज का यूज करेंगे। अब तुम्हें लगता है भी लेट अस दे रखा है सेंटेंस के अंदर, तो जो लेट अस है, लेट को बदला जाता है, लेट को चेंज करते हैं शुड में। लेट को चेंज किया जाता है शुड के अंदर, लेट को चेंज करते हैं। और जो अस है वो किस अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ये है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये यहां है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये क्या है? ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जैसे आई, माई, मी, या आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, तो ये फर्स्ट पर्सन है। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, तो ये क्या है? ये आपका फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन अगर यहां पर दिखाई दे, आपको सब्जेक्ट की जगह दिखाई दे सकता है, वी ऑब्जेक्ट की जगह दिखाई दे सकता है। तो अगर आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है, तो जो ये अस वर्ड है, तो अस को चेंज करते हैं किसमें? वी में। अस को किसमें चेंज करेंगे भाई? वी में। कब चेंज करेंगे? जब यहां पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है, तो अस को चेंज करते हैं वी में। इसके बाद अगर यहां सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह अगर सेकंड पर्सन आपको दिखाई दे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह अगर आपको सेकंड पर्सन दिखाई दे, तो अस को बदलते हैं, किसमें बदलते हैं? अस को बदलते हैं यू में। जैसे भाई यहां पर अमित की जगह हो सकता है या विवेक की जगह हो सकता है। अगर यहां पर आपको सेकंड पर्सन दिखाई देता है, तो आप किसमें बदलते हैं? अस को बदलते हैं यू में। तो सेकंड पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, तो अस को, फर्स्ट पर्सन के लिए अस को वी में बदलते हैं। इसके बाद भाई सेकंड पर्सन है, तो अस को किसमें बदलेंगे? सेकंड पर्सन के लिए अस को यू में बदलेंगे, यू सेकंड। और बाकी भाई अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन है, जैसे अभी ये थर्ड पर्सन है, अमित और विवेक, ये दोनों लड़के हैं और ये क्या है? ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के लिए आप किसमें चेंज करेंगे? थर्ड पर्सन को बदलते हैं बी में। तो इसका ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन के लिए किसमें बदलेंगे भाई? थर्ड पर्सन के लिए बदलेंगे इसको, अस को बी में बदलेंगे, तो थर्ड पर्सन। तो इस चीज का तुमने क्या करना है? इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो इसमें जो कंजक्शन है, इसमें कंजक्शन के तौर पर आपका क्या लगता है? इस टाइप में कंजक्शन, तो कंजक्शन का बता देता हूं। कंजक्शन में आप जानते हैं अभी कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन होता है योजक शब्द, जो जोड़ता है। ये भी दो लेटर को भी जोड़ सकता है, दो लेटर को भी जोड़ सकता है, और दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, और मोर देन टू वर्ड्स, दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ सकता है। और ये क्या कर सकता है? कंजक्शन जो है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है और दो से ज्यादा सेंटेंसेस को भी ये जोड़ सकता है। तो कंजक्शन क्या होते हैं? जो योजक शब्द होते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं। तो अब यहाँ पर जो कंजक्शन है, इस टाइप में जो कंजक्शन लगेगा वो लगेगा टू। इस टाइप में जो कंजक्शन होता है टू लगता है। और जो वाक्य, जो लेटस वाले वाक्य होते हैं, लेटस वाले वाक्य में मान लो भाई लेटस दे रखा है, लेट अस, तो लेटस वाले वाक्य में जो कंजक्शन का काम करेगा, लेटस वाले वाक्य में कंजक्शन, तो डेट का यूज कर देते हैं। लेटस वाले वाक्य में कंजक्शन के तौर पे डेट का हम यूज करते हैं। तो ये जो कुछ नियम है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भाई एक बार पहले शायद आपने नोटिस किया है या नहीं किया है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब भाई ये जो सेंटेंस है इसको हम चेंज करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, जो वे नियम अभी हमने जो लिखे थे आपके सामने, तो वे आपने नोटिस किए होंगे या भी इसको वे या आपने लिख लिया होगा। तो आपकी जो नोटबुक है उसमें आप इन नियमों को लिख लीजिए, क्योंकि जो फ्यूचर में अगर आपको नियमों के बारे में पता है तो आप किसी भी सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो नियम तो बच्चों लर्न करने ही पड़ते हैं। नियम जो होंगे अगर आपको लर्न है तो फिर आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो अब भाई ये आपको बता दिया गया था भी टाइप का पता कैसे चला था। अब सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें डू नोट दे रखा है। अगर सेंटेंस में डू नोट हो या फिर नेवर हो तो इन दोनों से आपको पता चल जाता भी मनाही कर रखी है। तो मनाही वाले वाक्य में मैंने आपको बताया था भाई मनाही वाले वाक्य कैसे चेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रमित। रमित मैंने आपको कहा था डू नोट या नेवर हो तो सैड या सेट हो किसे बदलेंगे, फोरबेड में। तो रमित फोरबेड, रमित रमित फोरबेड। तो रमित किसको मना कर रहा है, विवेक को। रमित फोरबेड विवेक। तो रमित ने किसको मना किया है, विवेक को मना किया है। अब कंजक्शन के तौर पे क्या लगेगा, यहां पर क्या लगना है, कंजक्शन, जो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से क्या करेगा, जोड़ देगा। तो कंजक्शन के तौर पे क्या लगेगा, टू। तो रमित फोरबेड विवेक टू। अब जो सेंटेंस के अंदर आपको डू नोट या नेवर दिखाई देते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, हम इसको हटा देते हैं। डू नोट या नेवर को क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। तो रमित फोरबेड विवेक टू डिस्टर्ब। डिस्टर्ब यानी टू के बाद हमेशा, यानी इन्फिनिटिव जिसको कहते हैं तो उसका यूज करते हैं। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू डिस्टर्ब, टू डिस्टर्ब। अब ये जो मी है, यहाँ पर जो आपको मी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जैसे आई, माई, माइन, मी। तो ये क्या है, मी, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रमित है। तो रमित क्या है, रमित लड़का है। लड़के को क्या कहते हैं, लड़के को ही कहते हैं। तो जब वहां पर थर्ड रूप है भाई फर्स्ट पर्सन का, जैसे आई, माई, माइन, मी, यानी कौन सा केस है, जो फर्स्ट पर्सन में जैसे भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पे जैसे हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे आई सब्जेक्टिव केस भी है और आई क्या है, आई नॉमिनेटिव केस भी है। तो उसी का नाम सब्जेक्टिव है, उसी का नाम नॉमिनेटिव है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जैसे माई और माइन, ये क्या है, ये दोनों पॉजेसिव केस हैं। ये क्या है, पॉजेसिव, यानी ये संबंध को दर्शाते हैं। पॉजेसिव केस कैसा होता है, संबंध को जो दर्शाए। इसके बाद आई, माई, माइन, मी क्या है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, जो ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो मी है, ये थर्ड रूप है, ये फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड रूप है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये जो ही है, ही क्या है, ही आपका क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे आया है, यानी रमेश के लिए क्या लगाया गया है, ही। तो इसका भी थर्ड रूप लगेगा, ही, हिज, हिम लग जाएगा। तो टू डिस्टर्ब हिम हो जाएगा यहाँ पर, टू डिस्टर्ब हिम। और लास्ट में यानी हर एक सेंटेंस को, नरेशन में जितने भी सेंटेंसेज हैं उसमें चाहे वो कोई भी टाइप है, उसमें हर एक सेंटेंस को क्या करना होता है, एसर्टिव में चेंज करना होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये जो सेंटेंस है, डू नोट का हो या नेवर का हो, किस तरह से बनेगा आपको बता दिया गया है। अब इसी सेंटेंस को हम भाई मान लो फॉरवर्ड से नहीं बनाना चाहते, तो हम दूसरे तरीके से हम इसको बनाना चाहते हैं, तो वो भी इसको बना सकते हैं। हमें कैसे बना सकते हैं वो देख लीजिए। कहा सलाह दी गई है कि डू नॉट डिस्टर्ब दी, भाई इसको क्या गया, मनाही की गई है। तो उसको मनाही करने के लिए अब सिंपल भी हम कह सकते हैं, देखो रमित सैड या सेड टू को भी हमें ये नहीं पता चल रहा भी आदेश दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो ऐसे सेंटेंस में हम आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। रमित आस्क्ड विवेक, रमित आस्क्ड विवेक, ठीक है, रमित आस्क्ड विवेक। अब ये जो नोट है ये पहले आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, ये कंजक्शन से पहले लग जाएगा। नोट टू डिस्टर्ब, अभी जो मी है, मी बदल जाएगा अभी हिम में, नोट टू डिस्टर्ब हिम। तो दो तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे ही आपको बता दिया भाई ये सिंपल सेंटेंस है, हमें नहीं पता चल रहा है ये आदेश दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो रमित सैड टू विवेक, रमित ने विवेक से कहा है भाई डोंट डिस्टर्ब मी, मेरे को परेशान मत करो। तो अब यहाँ पर रमित ने सिंपल कहा है, तो रमित आस्क्ड विवेक। अब ये ध्यान रखना है, नोट या नेवर, नोट हो
या नेवर हो, ये दोनों आपके कंजक्शन से पहले लगेंगे। नोट या नेवर आपके कहां लगेंगे? कंजक्शन से पहले लगेंगे। तो ये जो सेंटेंस हुआ है, यानी जितने भी जो सेंटेंस है, चाहे वे डू नोट से संबंधित है या नेवर से संबंधित है, तो इंपेरेटिव टाइप के जो जितने भी सेंटेंस हैं वे आपने क्या करने हैं, इस तरीके से आपने इसको बनाना है। यानी डू नोट और नेवर वाले जो सेंटेंस है उसको चेंज कैसे किया जाता है। तो ये सेंटेंस जो है आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इसके बाद जो है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। सुमित सैड टू मी। सुमित ने किससे कहा है? सुमित सैड टू मी। सुमित ने मेरे से कहा है, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये जो सेंटेंस है इसको आप देखिए। सुमित ने किससे कहा है? सुमित सेड टू मी। सुमित ने मेरे से कहा है, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, भी मेरे के लिए क्या ले आओ? मेरे लिए ग्लास पानी ले आओ। अभी सेंटेंस में क्या है? अभी प्लीज दे दिया गया है। तो प्लीज दे रखा हो या आपका काइंडली दे रखा हो, प्लीज हो या काइंडली हो, इन दोनों से हमें किस चीज का पता चलता है? रिक्वेस्ट का पता चलता है। प्लीज और काइंडली किसको दर्शाते हैं? रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं। तो प्लीज और काइंडली के लिए किसमें चेंज करेंगे? भी रिक्वेस्ट में। अब किसको चेंज करना होता है? सैड या सैड टू को चेंज करना होता है। तो इसको बनाते हैं अभी। सुमित सैड या सैड टू किसमें बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। सुमित रिक्वेस्टेड यानी सुमित ने क्या किया है? रिक्वेस्ट की है। तो यहां पर जैसे भी सैड या सैड टू है, जैसे से की सेकंड फॉर्म होते हैं से सैड सैड, तो से सैड सैड। तो जब यहां पर सेकंड फॉर्म है तो ये सेकंड ही फॉर्म लगेगी। तो सुमित रिक्वेस्टेड मी, तो सुमित ने मेरे से रिक्वेस्ट की। तो कंजक्शन के तौर पे क्या लगेगा? टू लगेगा। जो प्लीज या काइंडली होते हैं इनको हम हटा देते हैं। प्लीज या काइंडली को क्या करते हैं? हटा देते हैं। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं। जो ब्रिंग है, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, तो ब्रिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पर ब्रिंग लगाएंगे टू के बाद, ब्रिंग। और इसके बाद क्या दिया गया? ब्रिंग के बाद मी, आई, माई, मी, यानी फर्स्ट पर्सन। अभी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? सुमित है। तो सुमित का भी जो थर्ड रूप है वही लगेगा। जब वहां पर थर्ड रूप दे रखा है आई, माई, मी, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये होते क्या है? तो फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस। सेकंड पर्सन होता है यू, योर, योर्स, यू। थर्ड पर्सन होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, दे, देयर, देयर्स, देम, इट, इट्स, इट। तो ये क्या है? ये आपके प्रोनाउन है। तो इन प्रोनाउन को ही चेंज किया जाता है। इन फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। तो अब सुमित रिक्वेस्टेड मी, सुमित ने किससे रिक्वेस्ट की है? मेरे से रिक्वेस्ट की है टू ब्रिंग। अब मी किसमें चेंज हो जाएगा? ही, हिज, हिम, टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो सेंटेंस है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी प्लीज या काइंडली का जो सेंटेंस है वो कैसे बनता है, तो ये आपको सेंटेंस आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम चलते हैं। प्लीज या काइंडली यानी नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या करते हैं? चलते हैं। तो सुमित सैड, अभी भी इसके बाद मैं इरेज करके इसको नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पर, तो उसको आपने नोटिस करना है। द जर्नल said to his soldiers. The general said to his soldiers,
अटैक ऑन द एनिमी, अटैक ऑन द एनिमी। अब देखिए सेंटेंस को, जो जर्नल है उसने अपने सोल्जर्स को कहा है अटैक ऑन द एनिमी, यानी किस पे अटैक करना है, दुश्मन पर हमला कर दो, अटैक ऑन द एनिमी। अब आपको पता है भाई जो जर्नल है वो क्या करेगा, वो आदेश देगा, तो इसमें अटैक कहा गया है तो जर्नल क्या करेगा, या तो ऑर्डर देगा या फिर कमांडेड अब आदेश देगा, तो दोनों ही वर्ड किसी का भी आप यूज कर सकते हो। इसको चेंज करते हैं, तो द जर्नल, द जर्नल साइड ए साइड को किसमें बदल दें, कमांडेड में या ऑर्डर में बदल सकते हैं, ठीक है, कमांडेड या फिर ऑर्डर्ड, किसी एक वर्ड का आप यूज कर सकते हो, दोनों का यूज नहीं करना है, ठीक है, किसी एक का यूज करना है जो आपको अच्छा लगे। द जर्नल कमांडेड या ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, हिज सोल्जर्स, हिज सोल्जर्स। तो जर्नल ने अपने सैनिकों को क्या किया है, ऑर्डर दिया है। कंजक्शन के तौर पर क्या लगेगा भाई, टू लगेगा, कंजक्शन के तौर पे क्या लगेगा, टू लगेगा, और टू के बाद में इसका क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो अटैक है इसका ए छोटा हो जाएगा, टू अटैक ऑन द एनिमी, टू अटैक ऑन द एनिमी। तो जर्नल ने क्या किया है, जर्नल ने क्या किया है, जर्नल ने कमांड की है, द जर्नल कमांडेड या ऑर्डर्ड टू हिज सोल्जर्स टू अटैक ऑन द एनिमी। तो जर्नल ने क्या किया है, अपने सैनिकों को क्या किया है, आदेश दिया है भी चलो क्या करते हैं, दुश्मन पर हमला करते हैं। तो ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है इसके नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसको हम बनाएंगे। तो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या कहा गया था, द जर्नल सेड टू हिज सोल्जर्स, जर्नल ने क्या किया गया था भाई, अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि दुश्मन पर हमला करो। तो साइड या साइड टू किसने बदल दिया है, या तो कमांडेड में चेंज कर देंगे या फिर ऑर्डर में चेंज कर देंगे। और किसको कहा है, सैनिकों को कहा है, कंजक्शन के तौर पर क्या लग गया भाई, टू लगा है, तो अटैक ऑन द एनिमी। I said to Rohit, I said to Rohit, let us go for a morning walk, for a morning walk, let us go for a morning walk। चलो भाई सुबह की सैर के लिए चलते हैं। तो आई सेड टू रोहित, भी मैंने रोहित से कहा, लेट अस गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, आओ हम सुबह की सैर के लिए चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना है भाई, इस सेंटेंस में क्या आ गया है, लेट अस आ गया है, और आखिर में क्या है, फुल स्टॉप है। इससे में पता चल गया है हमारी इंपेरेटिव टाइप है। इंपेरेटिव टाइप में जो सेड या सेड टू को है अभी कैसे चेंज करते हैं। अगर तुम्हें लगता है अभी कोई सुझाव दे रखा है, कोई सुझाव दे रखा है, तो सेड या सेड टू को सजेस्टेड में बदल दो। अगर सुझाव दे रखा है, सेड या सेड टू को सजेस्टेड में बदल दो। अगर तुम्हें लग रहा है कोई प्रस्ताव दे रखा है, कोई प्रस्ताव रख रखा है, तो सेड या सेड टू को प्रोपोज में बदल दो। तो इसने क्या किया है, रोहित के सामने प्रस्ताव रखा है कि चलो हम सुबह की सैर के लिए चलते हैं। सुझाव का मतलब ये है भाई, कोई सम है, कोई भी आपके मैथ का सम है, या भाई कोई इंग्लिश ग्रामर कोई नियम है उसको हम बनाते हैं, या कोई कुछ भी नियम है, अगर उसमें ये कह रखा है ये काम आपने ऐसे करना है, आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हो, तो वो क्या है, वो सजेशन है। मान लो आप कोई चीज बना रहे हो, कोई सामान बना रहे हो, और उस सामान को कोई दूसरा व्यक्ति है वो कहता है भाई आप इस सामान को कैसे बना सकते हैं, आप इस सामान को इस तरह से भी बना सकते हैं, तो वो क्या है, वो आपका क्या है, सजेशन है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें इसने कहा है, मैंने कहा है, भी आई सेड टू रोहित, भी मैंने किससे कहा है, मैंने रोहित से कहा है, लेट अस गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, आओ हम सुबह की सैर के लिए चलते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने प्रस्ताव रखा है, किसके सामने रखा है, रोहित के सामने। तो मैं क्या यूज करूंगा, सेड या सेड टू की जगह आई प्रोपोज्ड का यूज करूंगा। अभी मैं आई प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। आई प्रोपोज्ड टू का भी साथ में यूज करेंगे। आई प्रोपोज्ड टू, किसके सामने प्रस्ताव रखा अभी मैंने रोहित के सामने प्रस्ताव रखा है। अब मैंने आपको बताया था लेटेस्ट वाले में आपने कंजक्शन के तौर पे डेट का यूज करना है। आई प्रपोज टू रोहित, कंजक्शन तौर पे क्या लग गया, डेट। अब मैंने ये कहा था भाई जो अस दे रखा है, पहले अस को चेंज करेंगे। मैंने कहा था अस है, अस क्या है, वी और अस,
वी आवर यानी फर्स्ट पर्सन ही है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो मैंने ये कहा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में भी फर्स्ट पर्सन का यूज हो तो अस को बदलते हैं वी में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आपको सेकंड पर्सन दिखाई दे जाए तो अस को बदलते हैं यू में। बाकी सब अवस्था में उसको दे में बदलते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो अस को बदलेंगे वी में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से किसी में सेकंड पर्सन दे रखा है तो अस को बदलेंगे किसमें, यू में। और बाकी सब अवस्थाओं में उसको दे में बदलते हैं। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यूज कर रखा है तो अस किसमें बदल जाएगा, वी में। उसके बाद लेट को हमेशा शुड में बदलते हैं। लेट जैसे लेटस इकट्ठा दे रखा है तो लेट को किसमें बदलते हैं, लेट को हमें शुड में बदलते हैं। तो ये इसको चेंज कर देंगे शुड में। तो आई प्रोपोज टू रोहित, मैंने रोहित के सामने प्रस्ताव रखा है डेट वी शुड, ये दोनों चीजें चेंज हो गई है। और इसके बाद अभी फर्स्ट फॉर्म वी शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वी शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो ये सेंटेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा। आई सेड टू रोहित, मैंने रोहित से कहा है लेट अस गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, आओ हम सुबह की सैर के लिए चलते हैं। तो आई प्रपोज टू रोहित, मैंने रोहित के सामने प्रस्ताव रखा दैट वी शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया होगा। नमन said to अमन, नमन ने किससे कहा है, नमन said to अमन। तो नमन ने अमन से कहा है लेट मी डू माई क्लास वर्क, तो नमन सेड टू अमन, नमन ने किससे कहा है, नमन ने अमन से कहा है लेट मी डू माई क्लास वर्क, यानी मेरे को मेरा क्लास वर्क करने दो। तो अब इसमें आप देखेंगे यहां पर सिर्फ लेट है, इसमें अस नहीं लगाया हुआ है। तो लेट के साथ अस नहीं लगाया हुआ है तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे। मैंने कहा था अगर लेट के साथ अस न लगा हुआ हो तो जो बाकी के नियम है भी सैड या सैड टू को अगर तुम्हें लगता भी मनाही की गई है तो सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। अगर आपको लगता है भी रिक्वेस्ट की गई है तो आप सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अगर आपको लगता है यहाँ पर कोई सलाह दी गई है तो सैड या सैड टू को एडवाइज में बदल देंगे। अगर तुम्हें लगता है यहाँ कोई ऑर्डर दिया गया है तो सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो अगर आपने सोचा है भी यहाँ पर कोई आदेश भी नहीं है, सेंटेंस तो सिंपल है, तो आप इस सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे, आश में बदल देंगे। तो इन चीजों आपने ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंस वैसे ही है, यानी इसमें क्या करना है, इसमें भाई नमन ने अमन से कहा है लेट मी डू माई क्लास वर्क, मेरे को मेरा क्लास वर्क करने दो। तो इसमें कोई आदेश नहीं कहा गया, सिंपल तौर पे अपनी बातें भी तो रख सकता है। कोई भाई एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे से कह भी तो सकता है, जरूरी थोड़ी आदेश दे। आदेश भाई दूसरा बच्चा भाई जरूरी नहीं है कि फॉलो करे, तो आदेश का तो कोई पक्का नहीं है, आदेश दूसरा बच्चा माने या ना माने इसका कोई क्लियर नहीं है। तो आदेश नहीं है भाई, जो बराबर वाले बच्चे हैं, एक बच्चा है आपका दोस्त है, दूसरा आपका दोस्त है, तो उस दोस्त को आप आदेश थोड़ी दे सकते हो, उस दोस्त को तो आप कह सकते हो। अगर आप आदेश दोगे तो अगला मना भी तो कर सकता है, भाई मैं तो आपकी बात नहीं मानता, तो वो बच्चा मना भी कर सकता है। तो यहाँ पर नमन ने अमन से कहा है कि लेट मी डू माई क्लास वर्क, यानी मेरे को क्या करने दो, मेरे को मेरा काम करने दो, मेरे को मेरा क्लास वर्क करने दो। तो अब इसको चेंज करते हैं, नमन तो सैड या सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, सैड या सैड टू भी सिंपल स्टेटमेंट है, तो सैड या सैड टू किस में बदल देंगे भाई, आस्क्ड में। तो नमन आस्क्ड अमन, तो नमन ने किससे कहा है, अमन से कहा है, नमन आस्क्ड अमन। तो कंजक्शन के तौर पे क्या लगेगा, लेट वाले वाक्य में कंजक्शन तौर पे क्या लगेगा, टू लगेगा। तो ये लगा दिया भाई टू, और टू के बाद हमेशा वही फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू के बाद क्या लगा देंगे, टू लेट। अब ये मी है, मी क्या है, मी आपका आई माई मी, तो मी क्या है, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का थर्ड रूप है। आई माई माइन मी, तो ये क्या है,
ये आपका फर्स्ट पर्सन का ही थर्ड रूप है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? नमन है। तो नमन क्या है? नमन लड़का है, लड़के को ही कहते हैं, लड़के को ही कहते हैं। तो ही का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? ही हिज हिम, ही हिज हिम। तो यहां पर क्या कर देंगे? लेट हिम, लेट हिम डू, लेट हिम डू, लेट हिम डू। उसके बाद जो ये माई है, माई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन का सेकंड रूप है। जैसे आई, माई, माइन, मी, यानी ये कौन सा केस है? ये पॉजेसिव केस है। तो ऐसे ही जो नमन है, यानी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हुआ है? नमन के अनुसार। लड़का है नमन, तो ही का यूज करते हैं, तो ही का सेकंड रूप क्या हो जाएगा? हिज। तो टू लेट हिम डू हिज, डू हिज, डू हिज क्लास, डू हिज क्लास वर्क, यानी मेरे को मेरा क्लास वर्क करने दो। तो आपने क्या नोटिस करना है कि हर एक वाक्य को आपने किसमें चेंज कर देना है? हर एक वाक्य को आपने एसर्टिव टाइप है, यानी लास्ट में आपने क्या करना है? लास्ट में आपने फुल स्टॉप पे लगा देना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आपको प्यारे बच्चों ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब भाई जितने बच्चे मेरे इस जो ये मैं सिखा रहा हूं भाई, ये बातें आपको समझ में आ रही है, तो आपने क्या करना है बच्चों? इसको ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। क्या करना है? इसको आपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में क्या करना है? शेयर करना है, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी इसको कर लेना। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है बच्चों? यानी सब्सक्राइबर की कोई फीस नहीं होती, जो आप सब्सक्राइब करते हो उसका कोई भी चार्ज नहीं होता। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सारी वीडियो जो कि इस चैनल पर डाली गई हैं, चैनल का नाम क्या है अगर आपको नहीं पता है? चैनल का नाम क्या है? इंग्लिश बाय मंजीत, इंग्लिश बाय मंजीत सिंह, इंग्लिश बाय मंजीत सिंह लठवाल, इंग्लिश बाय मंजीत सिंह लठवाल। तो ये इस चैनल का नाम है। तो आप इस चैनल पर विजिट करके जितनी भी वीडियोज डाली गई हैं, वे वीडियोज जो है ना, हर एक क्लासेज के लिए अलग अलग हैं। जैसे भी 6th से लेकर 12th क्लास तक की सभी वीडियोज इसमें डाली गई हैं, या जो बाकी जो ग्रामर से संबंधित जो वीडियोज हैं वे भी इसमें डाली गई हैं। और इसका फायदा सभी बच्चों को है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बच्चा कोई स्कूलिंग यानी कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये सभी के लिए है। यानी ऐसा कोई भी बच्चा जो है वो इस चैनल पर जुड़ करके संबंधित जो वीडियोज है उनको देख सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगता। और प्यारे बच्चों, इस चैनल पर जुड़ने का फायदा तभी होगा जब आप कमेंट करेंगे। अगर आपको कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपने कमेंट करके पूछना है। जो बच्चा कमेंट करने की आदत डाल लेगा ना, भाई हमारे को यहां से समझ में नहीं आया, तो कमेंट का सोल्यूशन भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है भाई आप कमेंट करते हो उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, तो कमेंट का रिस्पॉन्स भी आपको दिया जाएगा। और फ्यूचर में अगर आपको लगता है भी कोई यहाँ पर भाई कोई आपका डाउट रह गया है, तो कमेंट के माध्यम से आप उस डाउट को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसके बाद में। द मदर, द मदर यानी जो मदर है, हम मदर सेड टू हिज सन, यानी मदर ने अपने बेटे को कहा है। मदर ने क्या कहा है? अपने बेटे को कहा है। ऑलवेज गेट अप, always get up early in the morning. Always get up early in the morning and then go to morning walk. And then go to morning walk. मदर ने किसको कहा है? द मदर सेड टू हिज सन, मदर ने अपने बेटे को कहा है। मम्मी ने किसको कहा? अपने बेटे को कहा है। ऑलवेज गेट अप यानी हमेशा उठो, अर्ली इन द मॉर्निंग हमेशा सुबह जल्दी उठो, एंड देन गो टू मॉर्निंग वॉक, उसके बाद कहां चले जाओ? आप सुबह की सैर के लिए चले जाओ। तो ऐसा किसने कहा? अभी मम्मी ने किसको कहा है? अपने बेटे को कहा है। तो द मदर सेड टू हिज सन, भाई मदर ने किसको कहा? अपने बेटे को कि हमेशा जल्दी उठो, सुबह की सैर के लिए चले जाओ। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सलाह दी गई है। सलाह दी गई है, तो सलाह वाले वाक्य में जो इसको बनाते हैं,
सेड या सेड टू को किसमें बदलेंगे पता है आपको, वी सेड या सेड टू को एडवाइज में बदल देंगे। तो द मदर सेड या सेड टू किसमें चेंज कर दिया, एडवाइज में। सेड या सेड टू किसमें चेंज कर दिया, एडवाइज। द मदर एडवाइज हिज सन, द मदर एडवाइज हिज सन। कंजक्शन के तौर पे क्या लगेगा इस टाइप में, कंजक्शन के तौर पे इस टाइप में लगेगा टू। तो ये टाइप कौन सी चल रही है हमारी, ये टाइप है इंपेरेटिव। तो ये टाइप कौन सी है, ये टाइप कौन सी है हमारी, इंपेरेटिव टाइप है। तो ये टाइप कौन सी है, ये आपकी इंपेरेटिव टाइप चल रही है। द मदर एडवाइज हिज सन, तो मदर ने अपने बेटे को क्या दी है, सलाह दी है टू। और टू यहाँ पर कंजक्शन के तौर पे यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया है। जो ये ऑलवेज वर्ड है इसको हम हटा देते हैं, ऑलवेज वर्ड को हम हटा देते हैं। और टू के बाद हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको क्या कहते हैं इन्फिनेटिव। तो टू के बाद क्या लगेगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो टू के बाद क्या लग जाएगा, गेट, टू गेट अप, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टू गेट अप अर्ली इन the morning, to get up early in the morning, to get up early in the morning, and then एक बात आपको बता देते हैं बच्चों, इसका ध्यान रखना है। जो ये एंड वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये भी एक तरह से कंजक्शन है, यानी दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ रहा है। लेकिन इसका तुमने ध्यान रखना है भाई, एंड से पहले वाले भाग में जो वर्ब आपने लगाई है ना, एंड से पहले भाग में अगर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, तो एंड के बाद वाले भाग में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। इसका तुमने ध्यान रखना है। अगर एंड से पहले वाले भाग में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, तो पिछले वाले भाग में भी, एंड के बाद वाले भाग में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही आप यूज करोगे। अगर एंड से पहले वाले भाग में, यानी फर्स्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर, अगर एंड से पहले वाले भाग में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखी है, तो आपने पिछले भाग में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो हमने भाई एंड से पहले क्या यूज किया था, एंड से पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, तो हम पिछले वाले भाग में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो एंड देन गो टू मॉर्निंग, एंड देन गो टू मॉर्निंग वॉक, एंड देन गो टू मॉर्निंग वॉक। तो प्यारे बच्चों, ये जो सेंटेंस है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है इसके बाद मैं आपको बताता हूं भाई, एक बार थोड़ी सी क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपकी। ये जो आपकी नरेशन हो रही है, अगर आपको नरेशन ये जो समझनी है अच्छी तरह से, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपने क्या याद करना है, जो वर्ब्स होती हैं यानी वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे भी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको वर्ब की फॉर्म लर्न नहीं है तो आप उनको लर्न कर लीजिए, यानी वर्ब की फॉर्म जो है आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि भाई कोई भी टॉपिक करते हैं, भाई मान लो ग्रामर का भी टेंसेज आपको सिखाने हैं, तो अगर आपको वर्ब नहीं आती तो वो नहीं सिखाए जा सकते। अगर आपको नरेशन सीखनी है तो उसके लिए भी आपको जो वर्ब की फॉर्म होती हैं, जैसे भी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको वॉइस सिखाने हैं तो वॉइस में भी इसकी जरूरत पड़ती है। और डेली रूटीन में भी अगर आपको भी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको वर्ब्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप सेंटेंस उसके बगैर नहीं बना सकते हैं। तो वर्ब्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। एक बार क्विक रिवीजन में टेंसेस से संबंधित करवा देता हूं। जैसे जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज होता है। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डू और डज के साथ क्या लगता है, डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और डू और डज कब आते हैं, डू और डज तब आते हैं जब वाक्य या तो भाई नेगेटिव होगा या वाक्य कैसा होगा, इंटेरोगेटिव होगा। सिंपल वाक्य में, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में आप डू और डज का यूज नहीं करते हैं, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। इसके बाद है भाई वाक्य सिंपल होगा तो सिंपल सेंटेंस में पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आपने क्या करना है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कब लगता है? अगर सेंटेंस सिमुलर है। अगर सेंटेंस सिमुलर है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाओगे। अगर सेंटेंस प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें एस नहीं लगेगा। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। और इज एम आर के साथ भी जो मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? आईएनजी लगता है। इसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, हैज और हैव। और हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसके बाद अभी नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। और हैज बीन और हैव बीन के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। नेक्स्ट है भाई पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। और डिड के साथ क्या लगता है? डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बच्चों दो ही टेंस ऐसे हैं जहां गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में जो डिड होता है, डिड हमेशा या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा। सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो डिड होती है वो या तो नेगेटिव सेंटेंस में आएगी या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगी। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमें करते हैं। इसके बाद भी जो अगर वाक्य सिंपल है तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भाई पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वाज और वर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किसका यूज करेंगे? वाज और वर का। और वाज और वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? आईएनजी लगता है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। भाई सेंटेंस सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जैसा भी सेंटेंस हो, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद है भाई नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होती है और मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तौर पे भाई आई और वी है तो हम सेल का यूज करते हैं, प्लस मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करते हैं। अगर भाई आई वी के एक्स्ट्रा कोई आपका सब्जेक्ट है तो हमें विल का यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? सेल और विल। सेल और विल ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई और वी के साथ सेल का और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं और मेन वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है सेल बी और विल बी। यानी आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम सेल बी का यूज करते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के साथ हमें विल बी का यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। मेन वर्ब के रूप में किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है सेल हैव और विल हैव। सेल हैव और विल हैव। आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम सेल हैव का यूज करते हैं और एक्स्ट्रा के साथ में हमें विल हैव का यूज करते हैं और इसके साथ क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी लगती है। नेक्स्ट है सबसे लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेल हैव बीन और विल हैव बीन। सेल हैव बीन और विल हैव बीन और साथ में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो प्यारे बच्चों ये सारा थोड़ा सा क्विक रिवीजन था जिसका तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं यानी 12 में से जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? आईएनजी लगता है। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, परफेक्ट में जितने भी परफेक्ट है जिसकी लास्ट में परफेक्ट आया हुआ हो, जिसकी लास्ट में परफेक्ट लगता है, तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। परफेक्ट में आपने क्या यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और जो इंडेफिनिट है, जितने भी इंडेफिनिट हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो अब आप ये देख लीजिए, आपको पता चल गया होगा भी कितने सारे
यानी 12 में से कितने परफेक्ट हैं, यानी 12 में से परफेक्ट कितने हैं आप काउंट कर लीजिए। जैसे परफेक्ट भाई तीनों में, जैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, यानी 3 परफेक्ट हैं, तो तीनों में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद कॉन्टिन्यूस कितने हैं, जैसे प्रेजेंट के अंदर 2 कॉन्टिन्यूस है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे पास्ट के अंदर 2 कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद फ्यूचर में भी 2 हैं, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब 6 ऐसे हैं, 6 टेंसेज ऐसे हैं जिसके अंदर मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो 6 तो कॉन्टिन्यूस के हो गए और 3 हो गए किसके, 3 हो गए परफेक्ट के। तो 6 और 3 9, यानी 9 में ऐसा है, 9 के बारे में आपको बता दिया है कि मेन वर्ब के रूप में क्या यूज करना है। बच गए 3 कौन से बच गए, इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो तीनों में क्या लगेगा, मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आपने क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपने बेस को सब्सक्राइब भी करना है जो बच्चे नए जुड़े हैं, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी इसमें आपने देने हैं। ओके, थैंक यू।